हरियाणा में सब मानकर बैठे थे कि बीजेपी तो गई, लेकिन जमीन पर बीजेपी ने ऐसा काम किया, ऐसा चैलेंज लेकर काम किया कि हरियाणा के रिजल्ट देखकर सबके होश उड़ गए। हरियाणा जीतकर बीजेपी ने पूरा नैरेटिव ही बदल दिया। हालत यह है कि जो लोग लोकसभा चुनाव के बाद बहुत उछल रहे थे, वो अब आपस में ही सिर के बाल नोच रहे हैं। ये लोग एक दूसरे को कोस रहे हैं। कोई हुड्डा को कह रहा है, कोई शैलजा को कह रहा है, कोई राहुल गांधी के खासम खास केसी वेणुगोपाल को कोस रहा है। यानी हरियाणा हारते ही कांग्रेस की सारी लाइन लेंथ बिगड़ गई। राहुल गांधी तो एकदम सन्नाटे में चले गए। राहुल गांधी ट्विटर पर एक ट्वीट करने के बाद इस हार पर बोलने के लिए कैमरे के सामने नहीं आ पाए। ऐसा सन्नाटे में चले गए। वहां एक दूसरे के खिलाफ तलवारें निकल आई हैं। लेकिन आप राजनीति का फर्क देखिए कि लोकसभा चुनाव में मिले झटके के बाद नरेंद्र मोदी ने चुपचाप काम किया, कोई तलवारें नहीं खींची, क्योंकि नरेंद्र मोदी को पता था कि हिसाब बराबर करने का मौका विधानसभा चुनाव में मिलेगा, और फिर उन्होंने पूरा हिसाब बराबर कर दिया। कांग्रेस अब तक हरियाणा की हार को समझ नहीं पा रही। उनकी गाड़ी हरियाणा की हार में ही अटकी हुई है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी की गाड़ी बढ़कर महाराष्ट्र पहुंच चुकी है। बॉस, पूरा फोकस इस बात पर है कि हरियाणा जैसी जीत महाराष्ट्र और झारखंड में कैसी दिलाई जाए। इसलिए आप देखिए कि हरियाणा जीतने के 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी और महाराष्ट्र सरकार ने बैक टू बैक ताबड़तोड़ फैसले और बयानों से महाराष्ट्र चुनाव का रुख पलटना शुरू कर दिया है। हरियाणा में हार के 24 घंटे तो राहुल गांधी सामने ही नहीं आए थे। दूसरी तरफ हरियाणा में जीत के 24 घंटे के अंदर ही पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के नेताओं का टारगेट सेट कर दिया। 24 घंटे में उन्हें हरियाणा से बड़ी जीत सुनिश्चित करने के लिए बूस्ट किया गया है। हरियाणा चुनाव की तरह महाराष्ट्र में भी कांग्रेस की जाति की राजनीति को काटने के लिए पीएम मोदी ने हिंदुत्व का कार्ड चला है। बुधवार को ही पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कनेक्ट होकर महाराष्ट्र को 7,600 करोड़ के प्रोजेक्ट्स की सौगात दे दी। यानी पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में विकास, हिंदुत्व दोनों का एजेंडा एक साथ सेट कर दिया। और ऐसा नहीं कि पीएम मोदी हरियाणा के भरोसे बैठे थे, वो पहले से ही महाराष्ट्र में पार्टी को जीत दिलाने में जुटे हुए हैं। पिछले 4 महीने में पीएम मोदी 4 बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री अमित शाह भी चुनावी तैयारियों का जायजा लेने और सीट शेयरिंग को फाइनल करने के लिए कई बार महाराष्ट्र का दौरा कर चुके हैं। अब चूंकि ये खबरें बीजेपी सोशल मीडिया में फैलाती नहीं, न्यूज में ज्यादा आती नहीं, तो आपको पता नहीं चलता। जैसे हरियाणा के लोगों को पता ही नहीं चला कि संघ कैसे जमीन पर हजारों मीटिंग्स कर रहा था, कैसे बीजेपी की टीम जमीन पर काम कर रही थी। वैसे ही महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, चूंकि पाठशाला आप देख रहे हो तो आपको पता चल रहा है, नहीं तो बाकी कहीं चर्चा ही नहीं है। फिर रिजल्ट आएगा तो लोग कहेंगे ईवीएम हैक हो गया। वैसे राहुल गांधी भी महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार कर चुके हैं, लेकिन इससे पहले राहुल गांधी महाराष्ट्र में दलित और पिछड़े वर्ग की राजनीति को सुलगाते, उससे पहले बीजेपी ने बड़ा दांव चल दिया। महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले ओबीसी, दलित, अल्पसंख्यक और आदिवासियों को साधा जा रहा है। सबसे ज्यादा नजर ओबीसी वोट बैंक पर है, जिसके लिए पिछले 2 दिन में 2 बड़े फैसले हुए। पहला बड़ा फैसला यह कि महाराष्ट्र सरकार ने ओबीसी वर्ग के लिए नॉन क्रीमी लेयर की इनकम लिमिट 8 लाख से बढ़ाकर 15 लाख करने की सिफारिश सेंटर से कर दी है कि सर जरा इसको बढ़ा के 8 से 15 कर दीजिए। दूसरी बड़ी बात यह कि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने महाराष्ट्र में 7 जातियों और 12 उपजातियों को ओबीसी की सेंट्रल लिस्ट में शामिल करने की भी सिफारिश कर दी। अब इससे होगा यह कि इन जातियों को भी केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण मिल पाएगा, सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आरक्षण का लाभ मिल पाएगा। जिन 7 जातियों और 12 उपजातियों को सेंट्रल ओबीसी लिस्ट में शामिल किया जा सकता है, उन जातियों का महाराष्ट्र की 24 से 30 विधानसभा सीटों पर बड़ा प्रभाव है और बताया जा रहा है कि इन जातियों के करीब 10 लाख वोटर्स हैं। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों ने नरेंद्र मोदी को हरियाणा की बड़ी जीत दिलाई थी। अगर आपको इन फैसलों का असर समझना है तो आप हरियाणा का उदाहरण ले सकते हैं कि हरियाणा में भी बीजेपी ने ठीक यही किया था। अगर आप महीने भर का, 2-3 महीने का हरियाणा का हिसाब उठा के देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ईवीएम हैक नहीं हो रहा था, वोटर का मन हैक हो रहा था। सीएम नायब सिंह सैनी ने भी ऐसे ही फैसले किए थे। वहां भी ओबीसी में शामिल क्रीमी लेयर की पहचान करने के लिए सालाना इनकम लिमिट को 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने की घोषणा की गई थी। इसका असर भी हरियाणा चुनाव में दिखा। बीजेपी को हरियाणा चुनाव में 62% यादव वोट मिले, जबकि कांग्रेस को मात्र 25%। इसी तरह गुर्जर वोट को लेकर भी बीजेपी और कांग्रेस में काफी कम अंतर रहा। कांग्रेस को 44% वोट मिले और बीजेपी को 37%। मतलब 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद गुर्जर वोट निकल गया बीजेपी के हाथ से, ऐसा नहीं हुआ। अन्य ओबीसी को देखें तो आपको दोनों पार्टी में बड़ा गैप दिखेगा। बीजेपी को 47% बाकी ओबीसी समुदाय का वोट मिला
और कांग्रेस को 32%, यानी गैप 15% का है। ऐसे ही छोटे छोटे फैसलों से हरियाणा में बीजेपी ने ओबीसी वोट को अपने पक्ष में किया और अब यही कहानी महाराष्ट्र में दोहराने की तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र और हरियाणा दोनों वो राज्य हैं जहां लोकसभा चुनाव में बीजेपी को झटका लगा था। हरियाणा में बीजेपी की सीटें 10 से घटकर 5 रह गई। महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 23 से घटकर मात्र 9 सीट पर आ गई थी और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि महाराष्ट्र में बीजेपी के ओबीसी वोट पहले से कम हुए थे और इंडी गठबंधन में शिफ्ट हुए थे। अगर आप महाराष्ट्र में ओबीसी वोट को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अभी आने वाले विधानसभा चुनाव में भी महाराष्ट्र में यह बड़ा इंपैक्ट डाल सकते हैं। महाराष्ट्र, और अगर आप यहां ओबीसी वोट देखेंगे तो वो करीब करीब 52% है बॉस, 52%। तो ओबीसी वोट बैंक बड़ा इंपॉर्टेंट है और 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी का वोट इंडी गठबंधन को कितना गया था? अगर आप देखेंगे इंडी के पास ओबीसी का वोट कितना गया था? 39%। जबकि बीजेपी गठबंधन को आप देखेंगे, बीजेपी प्लस को, उनको गया था 50%, अन्य के खाते में 11%। बीजेपी की कोशिश यही रहेगी कि ओबीसी वोटों का एक बड़ा हिस्सा जो इंडी गठबंधन को चला गया था, ये वाला, इसको तोड़ा जाए और वो बीजेपी के पास आए। बीजेपी गठबंधन ने महाराष्ट्र में ओबीसी से जुड़े फैसले लेकर एक तीर से दो निशाने साधने की कोशिश की। दरअसल महाराष्ट्र में एनडीए सरकार मराठा आरक्षण के मुद्दे पर आंदोलन की आग झेल रही है। मराठा आरक्षण की मांग करने वाले आंदोलनकर्ता मनोज जरांगे बार बार अनशन करके सरकार की टेंशन बढ़ाते हैं। मराठा आरक्षण आंदोलन की वजह से बीजेपी को महाराष्ट्र के लोकसभा चुनाव में नुकसान हुआ था। महाराष्ट्र सरकार इस मुद्दे पर फंसी हुई और इंडी गठबंधन इस मुद्दे को विधानसभा चुनाव में भुनाने में जुटा है। इसलिए मराठा आरक्षण के आंदोलन से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए बीजेपी ओबीसी वोटों को लामबंद कर रही है। ओबीसी वोट बैंक के अलावा बीजेपी ने महाराष्ट्र में दलित वोटों को साधने के लिए भी बड़े फैसले लिए। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य अनुसूचित आयोग को संवैधानिक दर्जा देने वाले अध्यादेश पर मुहर लगा दी है। यह अध्यादेश अगले सत्र में पेश होगा और इस फैसले के तहत महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाति आयोग के लिए 27 पद स्वीकृत किए गए। आदिवासी वोटों को साधने के लिए शबरी आदिवासी वित्त निगम का बजट 50 करोड़ से बढ़ाकर 100 करोड़ किया गया है। इस तरह के फैसलों का बड़ा असर चुनाव में हो सकता है क्योंकि महाराष्ट्र में दलित आबादी करीब 10.5% है। दलित और ओबीसी वोटों के साथ साथ महाराष्ट्र में एनडीए सरकार की नजर मुस्लिम वोटों पर भी है। मुसलमान भले वोट ना करें नरेंद्र मोदी बीजेपी को, लेकिन नरेंद्र मोदी और बीजेपी का हिसाब बड़ा क्लियर रहता है। जो नहीं भी दे रहा उसको भी प्रयास करो, जो दे रहा वो तो देगा ही। तो उन्हें साधने के लिए भी कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए। पहला फैसला तो यह है कि राज्य में मदरसों के पढ़ाने वाले टीचर्स की सैलरी को डबल से ज्यादा बढ़ा दिया गया है और प्राइमरी टीचर्स की सैलरी 6,000 से सीधे 16,000 कर दी गई है। बीएड बीएससी डिग्री वाले टीचर्स की सैलरी 8,000 से बढ़ाकर 18,000 कर दी गई है। दूसरा फैसला यह लिया गया कि मौलाना आजाद फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की वर्किंग कैपिटल को 700 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपए कर दिया गया। अब कई लोग यह समझ नहीं पा रहे कि एक तरफ राज्य में बीजेपी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन पर चल रही है, दूसरी तरफ मदरसों के टीचर की सैलरी को डबल से ज्यादा करने के फैसले ले रही है। इसके पीछे की राजनीति को समझने की जरूरत है। दरअसल लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने मुस्लिम, दलित और आदिवासी वोटर्स के समर्थन से राज्य की 48 में से 31 सीटें जीत ली। बीजेपी यह दावा भी कर रही है कि 14 सीटों पर मुसलमानों ने एकजुट होकर एकमुश्त इंडी गठबंधन को वोट दिया, इसलिए बीजेपी हार गई। इस तरह के फैसलों से महाराष्ट्र में एनडीए सरकार इंडी गठबंधन के मुस्लिम दलित वोट बैंक में सेंध लगा पाएगी। दूसरी बात यह है कि महाराष्ट्र में करीब 12% मुस्लिम आबादी है। मुंबई में मुसलमानों की आबादी 22% है। अब हिंदू और मुस्लिम वोटों को साधने के लिए महाराष्ट्र में एनडीए सरकार ने 2 मोर्चे खोल दिए। एक तरफ बीजेपी हिंदू एकता की बात कर रही है, मुखर होकर हिंदू वोटर से एकजुट करने रहने की अपील कर रही है, विपक्ष की जाति की पॉलिटिक्स की काट निकाल रही है। दूसरी तरफ अजीत पवार है जिनके कोर वोट बैंक में मुस्लिम भी हैं। वो विधानसभा चुनाव में 10% मुसलमानों को टिकट देने का ऐलान कर चुके हैं। यानी रणनीति यही है कि एक तरफ बीजेपी हिंदू वोटों को एकजुट कर रही है, दूसरी तरफ गठबंधन के साथ ही अजीत पवार मुस्लिम वोटों को जुटाएंगे या कम से कम मुस्लिम वोट में कुछ सेंध लगाएंगे जिससे इंडिया अलायंस को फायदा ना हो। यानी पूरा हिसाब महाराष्ट्र को लेकर सेट है, वहां जबरदस्त काम चल रहा है और यहां तो राहुल गांधी सन्नाटे में।